अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कहीं पे भी इंटरव्यू पे जाएंगे और अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स की किसी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, उसके इंटरव्यू में बैठें और जो बंदा आपसे इंटरव्यू ले रहा हो और उसको टॉर्क के बारे में, इंडक्शन मोटर के टॉर्क के बारे में अगर वो जानकारी रखता है और आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट हो, तो डेफिनेटली वो आपसे इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सवाल करेगा। इसलिए आप मुख्तलिफ बुक्स देख लें या अगर आप ऑनलाइन देख लें तो आपको इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन एट द एंड आपके पास वही इक्वेशन निकल आएगी कि जो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। अब सबसे पहले मैंने इसमें ये कोशिश की हुई है कि मैं सबसे पहले वो तरीका यूज़ करूं कि जिसमें मैथमेटिक्स बहुत कम हो और आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि इसके कुछ किताबों में इसकी डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड से की गई है। तो मैंने ये कोशिश की है कि जो आप लोगों की डिप्लोमा की जो बुक्स हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं या जो इक्वेशंस आपको बताए हैं, हम मेजॉरिटी वो इसमें यूज़ कर लें। बिफोर getting into detail and before starting this lecture, एक चीज़ मैं आपको बता दूं ज़रा कि जो डिप्लोमा के आपके कॉन्सेप्ट थे रिगार्डिंग स्लिप, मोटर के स्लिप के बारे में, और आप रोटर की का ईएमएफ कैसे निकालते हैं और रोटर का करंट कैसे निकालते हैं, तो वो ज़रा इस लेक्चर से देखने से पहले वो इक्वेशंस एक मर्तबा अपने बुक्स में जाके देख लें, क्योंकि यहाँ पे वो इक्वेशंस मैं डायरेक्टली इस्तेमाल करूँगा। तो जो इक्वेशंस ऑलरेडी आप डिराइव कर चुके हैं उनको हम यहाँ पे दोबारा डिराइव नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अपना फोकस रखेंगे टॉर्क के ऊपर। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह ये सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा गया है, ठीक है, या यहाँ पे देख लें सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा गया है, तो ये एक नोटेशन याद रखें कि जहाँ पे 1 नज़र आएगा आपको तो ये स्टेटर की बात कर रहे होंगे हम, और जहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो दैट मीन्स कि हम रोटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो लेट अस स्टार्ट टॉर्क इक्वेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर। सबसे पहले ये देख ले, हमें ये पता है कि टॉर्क जो है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें ये भी पता है कि टॉर्क जो है वो रोटर के करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमें ये भी पता है कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर फैक्टर के। और यहाँ पे जो मैंने फाई 2 लिखा हुआ है, तो दिस इज बेसिकली द एंगल बिटवीन रोटर करंट एंड रोटर वोल्टेज। ठीक है। सो आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द रोटर। इन तीनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है टॉर्क इज इक्वल टू फाई आई टू कॉस फाई आई टू, और इस इक्वेशन को मैं डिनोट करता हूँ इक्वेशन स्टार से। अब हम कोशिश करते हैं कि इनमें से एक एक क्वांटिटी निकालते जाएं और उसको सिंप्लीफाई करते जाएं। ठीक हो गया। तो मुझे ये पता है कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेटर के ईएमएफ के ईएमएफ के। ठीक है। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है स्टेटर, क्योंकि मैंने ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आगे मैं 1 और 2 के साथ स्टेटर और रोटर नहीं लिखूंगा। ठीक है। तो जहाँ पे 1 लिखा होगा तो आप समझ जाएं कि ये मैं स्टेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, और जहाँ पे मैं 2 लिख जाऊँ तो इसका मतलब है ये सबस्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप समझ जाएं कि ये रोटर की बात कर रहा है। अभी आप लोगों ने अपने डिप्लोमा के कॉन्सेप्ट में डिप्लोमा की बुक में एक चीज़ पढ़ी होगी ट्रांसफॉर्मर्स में, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है। जिसके 3 एग्जाम होती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 1 हो तो इसका क्या मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ग्रेटर हो उसका क्या मतलब है, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से लेस हो तो उसका क्या मतलब है। तो सिमिलरली हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था किसी स्टूडेंट्स के डेफिनेटली दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम इंडक्शन मोटर में क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देख लें तो मैंने उसमें से आपको क्लियरली बताया हुआ है कि इंडक्शन मोटर एज इट इज़ उन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करेगा जिस पे ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है। फर्क सिर्फ क्या है
कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल स्टैटिक हैं, और इंडक्शन मोटर में प्राइमरी अगर हम अज्यूम कर लें कि वो स्टेटर है, और जबकि है भी वो ऐसी, और जो रोटर है ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, लेकिन सेकेंडरी आपका बैरिंग्स के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो मूव करता है। तो हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो E2/E1 के बराबर है, और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को के डैश से डिनोट करता हूँ। यहाँ पे के डैश से मैं डिनोट करता हूँ, ठीक है। के से नहीं डिनोट कर रहा, के डैश से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के अंदर आप थोड़ा ऊपर देखें, मैंने ये लिखा हुआ है कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, E1 के। और यहाँ पे मेरे पास E1 भी है, तो अगर मैं E1 में फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दूं के, तो ये मेरे पास बन जाता है के डैश इज इक्वल टू E2 बाय फ्लक्स। क्यों? क्योंकि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E1 के। अब यहाँ से अगर मैं E2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो फ्लक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, तो E2 बराबर हो जाता है के फ्लक्स के, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं गलती कर चुका हूँ, मैंने ऊपर के डैश लिखा हुआ था और यहाँ पे मैंने के लिख दिया, तो ये आप लोग खुद ठीक कर लें, इसको आप के डैश में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, मेरे यहाँ से राइटिंग में मेरे से गलती हो गई है, मैंने यहाँ पे के डैश का नोटेशन इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ के लिखा हुआ है। तो ये आप खुद करेक्ट कर लें, जहाँ जहाँ पे आपको के नज़र आ रहा है उसको आप के डैश से डिनोट कर लें, ठीक हो गया। ओके, नाउ हम ये हमने जो है अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि के तो मेरे पास एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ई डैश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, मैं ये कह सकता हूँ कि E2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरे पास रोटर है उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। और ये आपको पता भी है लॉजिकली भी कि जितना हमारे पास फ्लक्स ज़्यादा होगा उतना हमारे पास ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं I2 को। तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ था कि ज़रा स्लिप की इक्वेशंस और रोटर की करंट और ईएमएफ की इक्वेशंस देख लें, तो आपको उसमें जब आप देखेंगे तो आपको उसमें याद आएगा कि हम रोटर के करंट को, हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसको हम लिखते थे SE2/Z2, ठीक हो गया। अब Z2 मेरे पास क्या चीज़ है, Z2 मेरे पास रोटर की इम्पिडेंस है, ठीक है। S जो है वो स्लिप है, और E2 मेरे पास क्या है, EMF। लेकिन हमें ये भी पता है कि Z2 किसके बराबर है, R2 स्क्वेयर प्लस SX2 स्क्वेयर ओवर द होल अंडर रूट, ठीक हो गया। तो मैं यही वैल्यू, ये जो मेरे पास Z2 की वैल्यू है, ये मैं Z2 में डाल देता हूँ, तो मेरे पास I2 की क्या वैल्यू बन जाती है, SE2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वेयर प्लस SX2 स्क्वेयर ओवर द होल अंडर रूट, ठीक हो गया। अब देखें, अब हम क्या करते हैं, अभी हम cos फाई की जो यहाँ पे हमारे पास पावर फैक्टर की थी, देखिए पहले हमने फ्लक्स की वैल्यू भी निकाल ली, हमने I2 की वैल्यू भी निकाल ली, अब हम तीसरी वैल्यू किसकी निकालेंगे, cos फाई 2 के। तो अगर आप पावर ट्रायंगल देख लेते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस ट्रायंगल आप देख लेते हैं, जो इम्पीडेंस ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, तो उसमें आप देखें, अगर उसको आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास cos फाई हमेशा बराबर होगा R2/Z2 के। तो इसको यहाँ पे देख लें। अब अगर मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास Z2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी, ये देखें, ये Z2 है और ये मेरे पास Z2 की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं ये Z2 की वैल्यू इसमें डालता हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या बनता है, cos फाई R2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट R2 स्क्वेयर प्लस SX2 स्क्वेयर, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये वाली वैल्यू है जो हमने Z2 की वैल्यू जो है हमें पता थी। अब मैं एक और न्यू वैल्यू यहाँ पे सब अज्यूम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि लेट्स PC डिनोट्स द पावर डिसिपेटेड ड्यू टू कॉपर लॉस, ठीक है। हमें पता है कि मशीन है, इसमें कॉपर की वाइंडिंग हुई है, तो क्या होगा कि इसमें कॉपर के लॉस भी होंगे, तो मैं कॉपर के लॉस को डिनोट करता हूँ PC से।
और हमें ये भी पता है कि हमारे पास कॉपर लॉस किसके बराबर होता है, आई स्क्वेयर आर के। लेकिन हम कहाँ पे कॉपर लॉस देख रहे हैं, हम रोटर में कॉपर लॉस देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी सी इज इक्वल टू आई टू स्क्वेयर आर टू स्क्वेयर। क्यों, बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द रोटर। अब यहाँ पे एक सवाल ये आ जाता है कि क्या हम सिंगल फेज मोटर के लिए देख रहे हैं या थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए देख रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब मेरे पास तीन कॉइल हो जाएंगे थ्री फेज में, सो वी मल्टीप्लाई द वेरी सेम इक्वेशन विद थ्री, सो माई पीसी becomes like the power dissipated due to copper losses, or the power dissipated in copper will become Pc is equal to 3I2 square R2 square। क्यों, बिकॉज ये थ्री फेज है, तो हमारे पास तीन कॉयल हैं, तो इसलिए मैंने थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब देखें अब क्या होता है, I2 की वैल्यू जो है वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ। तो मैं इस इक्वेशन में I2 की वैल्यू दोबारा पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो आई गेट दिस वैल्यू। नाउ व्हाट हैपेंस, हम क्या करते हैं अभी कि हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये जो मेरा ऊपर वाला स्क्वायर है, व्हाट इट डज कि यहाँ पे जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन बन जाता है एस स्क्वायर ई टू स्क्वायर और आर टू अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यही होल स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसल आउट कर जाता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे मैंने एक गलती की हुई है जो कि यहाँ पे ठीक है। दिस इज आर टू होल स्क्वायर, ठीक है, आर टू होल स्क्वायर, तो इसको भी करेक्ट कर लें, दिस इज आर टू होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैं लिखना स्क्वायर को भूल गया हूँ। सो दिस इज आर टू स्क्वायर, ओके। इसको करेक्ट कर लें, दिस 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 क्वांटिटी, दिस इज बेसिकली आर टू स्क्वायर। असल में मैं तीन चार पांच जगहों से इसको लिख रहा था ताकि ये बहुत सिंप्लीफाई हो के आपसे मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे मुझसे स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ। सो दिस इज बेसिकली आर टू स्क्वायर। क्यों आर टू स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आर टू की वैल्यू देखें, आर टू के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। सो करेक्ट दिस। नाउ वी गॉट ऑल आवर वैल्यूज, सो वी पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब मेरे पास मसला क्या आता है, मेरे पास मसला ये आ रहा है कि मुझे किसी न किसी तरीके से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, मुझे वो कांस्टेंट ढूंढना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि लेट अस से कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मशीन में कितनी किस्म की पावर्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक वो पावर है जो कि इनपुट है, दूसरी मैं ये पावर कहता हूँ कि मेरे पास वो एक डिसिपेटेड पावर है जो कि कॉपर में डिसिपेट हो जाती है, उसको मैं पीसी से डिनोट करता हूँ। जो इनपुट पावर है उसको मैं पी इन से डिनोट करता हूँ। और मेरे पास एक और पावर है जो कि मैकेनिकल पावर है जो कि मोटर डेवलप कर रहा है, और उसको मैं डिनोट करता हूँ पी एम से। और इन सारों के मैं रेशियोज ले लेता हूँ, ठीक है। पी इन रेशो पी सी रेशो पी एम। तो ये एक हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। यू डू नॉट नीड टू वरी कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ऑल दो इस इक्वेशन की डेरिवेशन अवेलेबल है, लेकिन आप इसकी डेरिवेशन में मत जाएं। एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट व्हेन एवर यू इक्वेट दीज थ्री पावर्स यू विल गेट वन रेशियो एस रेशियो वन माइनस एस, ठीक है। एस क्या चीज़ है, स्लिप। तो ये आप ज़रा याद रख लें। लेट अस से अगर आप इसकी डेरिवेशन में जाना चाहते हैं, सो आई रिकमेंड कि डोंट गो इनटू इट्स डेरिवेशन, इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड और आपको ये कंफ्यूज कर देगी। बट स्टिल इफ़ यू वांट कि हम इसको डिराइव कर लें, वी कैन डू इट इन द कमिंग लेक्चर, बट आई रिकमेंड कि इसके साथ आप ना ही छेड़ें, तो बेहतर है इसको आप याद रखें। मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ कि पी इन को छोड़ देता हूँ और पी सी और पी एम का रेशियो मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। तो जब पी इन मेरे पास खत्म हो जाता है तो ये वन भी खत्म हो जाता है। तो कौन सी क्वांटिटीज मेरे पास रह गई हैं, पी सी और पी एम।
पीसी की कौन सी वैल्यू है एस और पीएम की कौन सी वैल्यू है 1 माइनस एस। तो पीसी को अगर मैं पीएम पे डिवाइड कर लूं सो आई गेट एस ओवर 1 माइनस एस। नाउ लेट अस टेक आउट द वैल्यू ऑफ पीएम। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पीएम आपके पास पीसी इंटू 1 माइनस एस डिवाइड बाय एस के बराबर हो जाएगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि वी ऑलरेडी नो वैल्यू ऑफ पीसी, सो पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने पीसी की वैल्यू निकाली हुई है ऑलरेडी, ये देखें ये वाली। तो मैं ये इक्वेशन की ये वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब याद रखें कि मैकेनिकल पावर का हमारे पास एक और इक्वेशन है विद दैट इज कॉल्ड पीएम इज इक्वल टू ओमेगा आर इनटू टॉ, वेयर ओमेगा आर स्टैंड्स फॉर एंगुलर स्पीड एंड टॉ इज फॉर टॉर्क। एंगुलर स्पीड हमारे पास किस की क्या वैल्यू है, दैट इज 2 पाई एन एस डिवाइडेड बाई 60, where capital N stands for speed revolution in minutes and small ns will be speed revolution in seconds. Now, if some of the guys are using some other books as reference books और वो इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो उनके पास टॉर्क इक्वेशन स्मॉल एनएस में गिवन होगी, ठीक है, उन्होंने सेकंड्स में निकाली है। लेकिन हम इसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं एंड वी विल जस्ट स्टॉप आवर डेरिवेशन एट स्पीड रेवोल्यूशंस इन मिनट्स, ठीक है। तो वो जो थोड़ा बहुत चेंज आएगा वो सिर्फ इसकी वजह से आएगा कि उन्होंने एनएस को स्मॉल एनएस इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एनएस तक इक्वेशन को स्टॉप कर देंगे, हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना ही बस काफ़ी है। अब ये देखें, मुझे पता है कि मेरे पास पीएम की जो वैल्यू है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाती है अगर मैं ये पीएम की वैल्यू ये वाली यूज कर लूं ओमेगा आर और टॉ के। तो ये देखें 2 पाई एन आर डिवाइडेड बाई 60 इंटू टॉ, ठीक है। लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे पीएम की एक और वैल्यू भी निकाली है जो कि ये है। तो इनको अगर आपस में अब यहाँ पे देखें हमें, ठीक है, अब फिलहाल इन दोनों को ज़रा छोड़ दें, हमें इन ये और ये इन दोनों को छोड़ दें और एक और चीज़ को देख लें कि हमें ये भी पता है कि मेरे पास एन आर किसके बराबर है, एन एस इंटू 1 माइनस एस। ये जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि स्लिप की इक्वेशंस और रोटर की इक्वेशंस ज़रा अपने डिप्लोमा की बुक में देख लें, तो वो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसको हम दोबारा डिराइव नहीं करना चाहते। तो यू विल फाइंड दीज इक्वेशंस बैक इन योर बुक, ठीक है, उसमें आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि एन आर एन एस इंटू 1 माइनस एस के कैसे बराबर है, ठीक है। वो इक्वेशंस जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और डिराइव कर चुके हैं उनको हम यहाँ पे डिराइव इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। सो गेट बैक टू दोज बेसिक बुक्स एंड उसमें से आप देख लें। अब यहाँ पे देख लें इसको, हम इसको इस स्टॉक के लिए हम इसको जब सिंप्लीफाई कर देंगे और हम इस स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास स्टॉक की ये इक्वेशन निकल आएगी। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास जो है कुछ बुक्स में, जिस तरह के मैंने पहले बताया कि कुछ बुक्स में आपके पास ये टॉक की इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। वो इसलिए डिफरेंट आएगी क्योंकि उन्होंने इस टॉक की वैल्यू सेकंड्स में निकाली है, हमने यहाँ पे टॉक की वैल्यू मिनट्स में निकाली है, ठीक हो गया। सो मेक श्योर कि आप लोगों को इस चीज़ का पता हो, ठीक है। बट वी विल, हम यहाँ पे सिर्फ मिनट्स तक स्टॉप करेंगे, वी आर नॉट गोइंग इनटू सेकंड्स, ओके। हाँ, इसमें कुछ बुक्स में आपको जो 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई और इंटू 3 है, इसको एज अ कांस्टेंट डिनोट किया गया होगा और के से डिनोट किया होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये के जो है दिस इज नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दिस इज जस्ट डिनोटिंग सम कांस्टेंट। इसलिए जो हमने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को डिनोट किया था ये वाला, वो हमने के डैश से डिनोट किया था, के से डिनोट नहीं किया था ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। बट आई रिकमेंड कि यहाँ पे आप कांस्टेंट ना डालें, जैसी है उसी तरह को इक्वेशन को रहने दें, ठीक है। इक्वेशन लेंथी है इसलिए आपको ये बीच बीच में भूलता जाएगा
कि हमने ये कैसे कैसे डिराइव किया गया है। अदरवाइज दिस इज क्वाइट सिंपल, ऑल यू नीड टू डू इज स्टार्ट फ्रॉम दिस वेरी इक्वेशन और इनमें से एक एक क्वांटिटी के वैल्यू निकालते जाएं और दूसरी दूसरी क्वांटिटीज में डालते जाएं। और मैं दोबारा बता देता हूँ, यू नीड टू नो ऑल द स्लिप इक्वेशंस, यू नीड टू नो ऑल द रोटर इक्वेशंस, जो कि आप लोगों की डिप्लोमा की बुक्स में ऑलरेडी हैं और आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करें कि उस वर्ड्स की डेरिवेशंस कैसे आई हैं, यू ऑलरेडी नो कि उनकी डेरिवेशंस कैसे आई हैं। जस्ट गेट टू द टॉर्क इक्वेशन। ओके, so we will not be deriving those equations which you have already derived in your diploma courses. Anyways, still if anyone has any problem, we will be discussing it in the coming class. मैं इस लेक्चर को क्लास से पहले इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, काफ़ी पहले इनफैक्ट इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने वो जो रेफरेंस बुक्स हैं या आप लोगों की जो डिप्लोमा की बुक्स हैं उसमें से आप वो इक्वेशन सारी देख लें और उसके बाद अगर आपको कोई मसला हो तो कमिंग क्लास में हम उसको डिस्कस कर लें। ठीक हो गया? आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। घबराना नहीं है, दिस इज़ क्वाइट ईजी। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कि कौन सा स्टेप किस स्टेप के बाद में करना है। ठीक हो गया? ओके जी, थैंक यू।